It started. Okay. So this is a new topic और अभी इन दिनों हम लोग CA इंस्टीट्यूट के मैथ से वापस एक sort of revision भी कर रहे हैं and we are trying to recall all the points done in the audit class. ये सब topics आपने बहुत दिन पहले किए थे. तो आज हम लोग चैप्टर 4 करेंगे या जो भी आपके मैथ में नंबर हो, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल नाम का चैप्टर. तो आइए इसमें देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा है क्या, या आपने जो पढ़ा था उन्हीं चीजों को मैं वापस से छेड़ भी देता हूं ताकि आपको अपने आप इंस्टीट्यूट मैथ पढ़ने का लेबर ना उठाना पड़े. चलिए सबसे पहले व्हाट इज ऑडिट रिस्क. इफ यू रिमेंबर, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स अ क्लियर ऑडिट रिपोर्ट, जबकि देना चाहिए था उसे मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू. तुम बोलोगे सर मॉडिफाइड देना चाहिए था, सॉरी क्लियर देना चाहिए था, मॉडिफाइड दे दिया, ये ऑडिट रिस्क है. नो नो नो. ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ क्लियर ऑडिट रिपोर्ट इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन. दिस इज ऑडिट रिस्क. इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आपको मैं हेल्प कर दूं याद करने में. इनहेरेंट रिस्क, और एक बोलो मेरे संग संग, कंट्रोल रिस्क, एंड और एक डिटेक्शन रिस्क. तो इसको इस तरह प्रेजेंट किया जाता है. मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कई बार भूल से हम लोग प्लस दे देते थे. ऑडिट रिस्क इज रॉमम एंड डिटेक्शन रिस्क के कंपोनेंट्स हैं. नाउ रॉमम के अंदर 2 एलिमेंट्स होता है, इफ यू रिमेंबर, इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन कंट्रोल रिस्क. व्हाट इज कंट्रोल रिस्क, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था. दैट आपकी इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है दैट देयर आर problems in the nature of the business, the nature of the industry to which you belong, the integrity of management, कि वहां chances of risk of material statement ज्यादा होंगे. मेरा internal control अच्छा हो या ना हो, मेरा ये business का nature ऐसा है, मेरा जिस industry को मैं belong करता हूँ, मेरे management ऐसे हैं, तो ये सब कारण से inherent risk high हो जाता है. या नो वन कैन प्रिवेंट दीज रिस्क, ये तो रहेंगे ही. जैसे यूजुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, पाइपलाइन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन में जो ऑयल जा रहा है, ये सब टाइप के बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क हाई होता है. अगर आपके मैनेजमेंट ने पहले भी कोई फ्रॉड वॉर्ड कर रखा होगा तो आपकी इनहेरेंट रिस्क हाई हो जाती है. ईयर एंड बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस में भी इनहेरेंट रिस्क हाई हो जाता है. कंट्रोल रिस्क में खोट क्यों है? द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कुड नॉट प्रिवेंट एंड डिटेक्ट and correct material misstatements on a timely basis. तुम बोलोगे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा हुआ था पर वो आग सही टाइम पर बुझा नहीं पाए, सायरन बजा दिए पर वाटर स्प्रिंकलर्स काम नहीं कर रहे थे. तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क. तो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क समझ में आने लगा आपको? तो ये सब यहां पे एक लाइन लिखोगे, डन इन 2nd 3rd क्लास फ्रॉम माई नोट्स. मैंने अपने नोट्स से आपको ये करवाया था. सर कब हुआ? 1 सेकेंड आपको दिखला देता हूं, तो आप चीजों को समेट भी पाएंगे और यू विल फील गुड दैट यस यू हैव एक्चुअली डन दीज पॉइंट्स. देखो फुल पेज करना एक बार डीके जी. ये इनटू का साइन बना लेना, भूल से प्लस था. ऑडिट रिस्क इज रॉमम इनटू डिटेक्शन रिस्क. मैंने जो आपको बातें बोली यहां पर. अब जैसे डिटेक्शन रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर जो प्रोसीड्यूर्स अप्लाई करता है वो उन प्रोसीड्यूर्स में खोट है कि सही टाइम पर गलतियां पता नहीं चलती. जैसे आप बोल रहे हो हम कैश के लिए सरप्राइज चेक्स कर रहे हैं, बट आप अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग टाइम पर जा रहे हो, तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा. सरप्राइज चेक्स अगर आप करते हैं तो साइमल्टेनियसली आपको करना चाहिए था. याद आ रहा है सब पॉइंट्स? तो याद रखना ऑडिटर के हाथ में डिटेक्शन रिस्क है. इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को ऑडिटर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, पर अगर इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क हाई है तो ऑडिटर को कोशिश करना चाहिए कि डिटेक्शन रिस्क जितना लो रख सके उतना बेटर होगा. इज इट फाइन एवरीवन? क्या कारण से इनहेरेंट रिस्क हाई होता है? जो मैंने आपको कुछ बोले थे ना, ईयर एंड बुक एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब में इनहेरेंट रिस्क थोड़े से हाई हो ही जाते हैं. कंस्ट्रक्शन, बैंक्स, माइनिंग इंडस्ट्री, जहां बहुत कैश हैंडलिंग हो रहा है तो वहां चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड बढ़ ही जाएंगे. तो ये सब मेरे बुक से आपके इस पेज नंबर से बेटर तरीके से किए हुए हैं, विथ ऑल सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स विच आई हैव मेड यू राइट. इज इट ओके? श्योर? चलिए वापस मैं आ जाता हूं अपने एस्पेक्ट पे. तो पेज नंबर भी लिख लेना जहां से भी आपने पढ़ा हो ये चीज. सो फॉलो माई नोट्स, यहां से मत पढ़ना, डेफिनेशंस उतने अच्छे नहीं दिए हुए.
Now what is not included in audit risk? I just told you कि अगर मैं बोलूं कि मैंने दे दिया मॉडिफाइड रिपोर्ट जबकि देना चाहिए था क्लियर रिपोर्ट, ये ऑडिट रिस्क नहीं माना जाएगा. ओके जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस्टेक में नहीं है पर आपने लिख दिया कि वो हैं, ये ऑडिट रिस्क नहीं. ऑडिट रिस्क होता है क्लियर रिपोर्ट देना इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइड रिपोर्ट. अंडरस्टूड एवरीवन? तो रोमम लेवल 2 लेवल्स पर हम लोग असेस करते हैं. लेआउट प्लीज, ये हम लोग पहले भी देखे हैं, अभी मेरे चार्ट में भी पेज 14 में देखा. तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल यानी हर जगह आपके रिस्क बहुत हाई हैं और कुछ कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में आपके रिस्क हाई हैं, तो वो भी हो सकता है. अंडरस्टूड? तो बेसिकली आपके अगर हर जगह हाई है तो भी आपका हर ट्रांजैक्शन ही अफेक्ट होगा. पर असर्शन लेवल, आपको असर्शंस का मीनिंग मैंने इसके पहले वाले क्लासेस में बताया था कि ट्रांजैक्शंस को लेकर क्या असर्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, बैलेंसेस को लेकर क्या है, डिस्क्लोजर्स को लेकर क्या है. ऑडिटर चेक करता है उन असर्शंस को. ओके तो कंपोनेंट्स ऑफ रोमम के 2 ही कंपोनेंट्स हैं. एमसीक्यू में ना लोग डिटेक्शन रिस्क भी टिक करके आ जाते हैं. डिटेक्शन रिस्क इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, पर जब मैं रोमम की बात करूं तो रोमम के 2 ही कंपोनेंट्स है. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किन कारणवश होता है, इनहेरेंट चीजें होती हैं, कुछ जेनेटिक, घर में सबको शुगर है, दादा आपको, आपके पिताजी को, तो आपको भी होने के चांसेस हाई हैं. दैट इज इनहेरेंट रिस्क. तो ये सब चीजें आपको दिख रही है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. आई एम नॉट डूइंग इट अगेन. तो इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स क्या हमें देखने पड़ते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए? ऑफ कोर्स हायर हो जाते हैं. तो inherent risk factors are considered of course when we are designing test of control in substantive procedures. अगर पता चल जाता है inherent risk high है तो हमको उस हिसाब से अपने procedures और बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. ओके तो आई होप यू हैव मार्क्ड दीज पॉइंट्स. सब हुआ है, बस मैं वही चीज को आपको वापस यहां पर दिखला रहा हूं. कंट्रोल रिस्क और ये सब यहां से पढ़ने की दरकार नहीं है. नाउ व्हेन मेकिंग कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल रिस्क कैसा है आपका या नहीं है, तो व्हाट शुड द ऑडिटर डू? वो कंट्रोल एनवायरनमेंट को देखेगा, कंपनी के आईटी प्रोसेसेस कैसे हैं. स्कॉट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनको देखेगा. कितने इफेक्टिवली आपके कंट्रोल्स हो सकते हैं जो प्रोसेस स्टडी करके पता चला है. तो ऑडिटर assesses control risk as rely or not rely on controls. You know what is control environment? अगर आपको याद हो, look here everyone, पहले ही मार्क कर लो एक सेकेंड, मैं फिर आपको एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा के वापस इसमें लाऊंगा. अगर आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट वर्ड याद हो, लुक हियर, मैंने आपको ना एक ऐसे 315 जब पढ़ाया था, आई विल जस्ट टेक यू टू दैट पर्टिकुलर पेज नंबर. देखिए यहां पर हम लोग पढ़ते थे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसमें माइक्रा बोलते थे, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट. ये मैंने कई बार आपको बताया. नाउ व्हाट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट? अगर आपको याद हो कि आपके मैनेजमेंट का एटीट्यूड, एथिक्स, टीसीडब्ल्यूजी का ऑनेस्टी, एथिक्स, एटीट्यूड, ये कैसा है? क्योंकि बोलते हैं कि अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका वीक है तो इंटरनल कंट्रोल भी वीक होगा. बट ऑपोजिट में नॉट बी ट्रू. सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग होने से इंटरनल कंट्रोल भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है. तो एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर, हाँ फर्क पड़ता है, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. तो यहां पर मैं क्या दिखलाना चाह रहा था आपको इन दिस इंस्टीट्यूट्स मैट, कि जब हम लोग बोलते हैं दैट कंट्रोल रिस्क असेसमेंट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स को देखते हैं कि कंट्रोल रिस्क यहाँ हाई है या लो है, इन चीजों को देखकर पता लगता है हम लोग को. ठीक है, तो इट कैन बी अ 3 मार्क क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट मैट का है. एक बार रीड कर लेना पॉइंट्स, वर्ड टू वर्ड याद करने की दरकार नहीं है. नेक्स्ट, यहां पर ये इनटू वाला डिजाइन आपको फिर से दिख गया होगा. डिटेक्शन रिस्क, बार बार एक ही चीज आ रहा है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेक्शन रिस्क, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया that surprise checks of cash done at multiple locations but at different timings. तो ये गलत प्रोसीड्यूर था जिसके कारण हम सही कैश इन हैंड पकड़ भी नहीं पाए. ना ऐसे 315 ये माई बुक से होगा बिकॉज ये अब यहाँ से 315 शुरू हो गया.
सो हम लोग यहाँ रिविजन जरूर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर सीइंग द सेम द थिंग्स अगेन. ओके, सेम चीजें जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि जैसे रैप के बारे में ऑडिटर पता कैसे लगाता है कि कंपनी में ये आई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ओवरऑल एंड असर्शन लेवल्स पर. रैप हम दोनों लेवल्स पर पता लगाते हैं, तो वो कैसे पता लगाता है, हाउ डज ही फाइंड आउट, और व्हाट इज इंक्लूडेड इन रैप. आपको याद आ रहा है ये एक शॉर्टकट था कि रैप में आप क्या करते हैं. तो एक सेकेंड पहले मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए रैप की तरफ लेके चलता हूं, तो आपको अच्छा लगेगा कि सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवीजन का दरकार है. लुक हियर एवरीवन, risk assessment procedures are carried out at the planning stage, and on the basis of this RAP we find out ROMM, and on the basis of ROMM further audit procedures are designed. ठीक है. Now what is RAP? Basically we want to assess the ROMM due to fraud or error at overall financial statement level. ये मेरे बुक में पेज 16 में आपने इतना कुछ लिखा था. Or at individual level. RAP do not include test of control. ये मैं बार बार बोल रहा हूं, RAP में हम स्टडी करते हैं इंटरनल कंट्रोल, हम वॉक थ्रू करते हैं, प्रोसेस को देखते हैं, बट हम टेस्टिंग RAP में नहीं करते हैं. ये MCQs और ट्रू फॉल्स में भी बहुत बार आता है. So RAP में what do? We study the industry, the type of business, laws applicable, the changes in laws, टाइप ऑफ एक्टिविटीज, द लोकेशंस, क्योंकि कहाँ कहाँ आपका लोकेशन है. आप बोलोगे हम रशिया और यूक्रेन में है, तो उस हिसाब से आपका रॉमम लेवल चेंज हो सकता है. द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड. तो ये सब चीजें हम रैप में करते हैं. नाउ रैप इंक्लूड्स इंक्वायरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, TCWG, एनालिटिकल रिव्यू, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स. सर रैप में जो एनालिटिकल रिव्यू होता है वो कैसे होता है? एग्जांपल, प्रोडक्शन तो कम होते जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल डबल नहीं ट्रिपल हो रहा है, तो दिस इज अ प्योर, दिस रेशियो शोज अस कि कुछ तो गड़बड़ है, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जानबूझकर ज्यादा चेपा है. तो रैप के अंदर किस टाइप के प्रोसीड्यूर्स आते हैं? ICAI दूर से दिख रहा है, IAI. एंड व्हाट डू यू स्टडी इन रैप? यू डोंट टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स. सर ये सब क्यों आपने फिर से दिखलाया? I'm assuming you have maintained these notes. अब मैं ICAI मैट पर जा रहा हूं फिर से. Look here. Now what is included in RAP? Inquiry within the entity कर रहे थे हम यहाँ पे बहुत सारे, but inquiry से ही सब कुछ नहीं पता चलता, हमें दूसरे प्रोसीड्यूर्स भी करने पड़ेंगे. Okay? Analytical procedure यहाँ पर किस टाइप का यूज होता है वो भी मैंने आपको दिखाया. वरना नॉर्मली व्हाट हैपेंस, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर नॉर्मली किसका पार्ट होता है? लुक एट दिस डायग्राम अगेन. एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, अगर आप ये पेज देखो, मैं जूम करता हूँ, फुल पेज करता हूँ. एनालिटिकल प्रोसीड्यूर नॉर्मली क्या होता है? व्हाट हैपेंस नॉर्मली? एनालिटिकल प्रोसीड्यूर, ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, इज अ पार्ट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स का, सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स का पार्ट है नॉर्मली. बट समटाइम्स एनालिटिकल प्रोसीड्यूर इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग द रैप. फुल पेज करता हूँ. तो एनालिटिकल प्रोसीड्यूर कई बार प्लानिंग स्टेज में भी होता है, जैसा कि आपने इस रैप में देखा था. यहां पर भी एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीड्यूर्स हुआ है, पर यूजुअली व्हाट हैपेंस, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर इज डन ड्यूरिंग दिस सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर, फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स के पार्ट में. बट यहां पर रैप के दौरान भी कभी कभी एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स होता है. तो आप देख रहे हो रैप में आप करते क्या है, रैप में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है? इंक्वायरी, एनालिटिकल, इंस्पेक्शन, IAI बोलते हैं. अंडरस्टूड? तो सब पढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग इंस्टीट्यूट मैथ से वापस कंसोलिडेट करके याद कर रहे हैं आंसर्स के राइटिंग पैटर्न को. तो लुक हियर, वेयर आर वी? जस्ट अ सेकंड. तो ये सारी चीजें हमारी हुई हुई. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. लैंग्वेज मिला? क्योंकि जब आप एंटिटी को समझते हैं तो आपको रॉमम लेवल पता चलता है, आप मटेरियलिटी लेवल समझाने में आपको बेटर होता है, कौन से एरियाज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. व्हाई डू वी अंडरस्टैंड द एंटिटी, और उसमें क्या फ़ायदा होता है? द अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिशेस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस थ्रू आउट द ऑडिट. उसको ये फ़ायदा होता है, लंबा लिस्ट मिला हुआ है. वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स. तो अंडरस्टैंड द एंटिटी में ये है, देखो क्या क्या चीज़ें आ जाती है. लॉज, लोकेशन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो ये डन फ्रॉम माई बुक. मेरे बुक में जो आपको मैंने अभी एक्सट्रैक्ट दिखाया था कि जब हम लिखते हैं ना, अंडरस्टैंड द एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, दैट इज नॉट टेस्टेड, दैट इज ओनली स्टडीड हियर.
देखो ये सेम लाइंस जो भी आपने अपने बुक में देखा, मैंने पेज 16 से करवाया था. यू कैन जस्ट नोट, अगर आपके पेज नंबर्स कुछ अलग हो तो आप वैसे लिखिए. सेम चीजें मैंने भी यहां पर आपको दिखाई थी समझाते हुए. ओके सर, तो इस टाइप के जब कमेंट आते हैं कि यू अंडरस्टैंड द एंटिटी एनवायरनमेंट, तो उसको एक्सपैंड करो तो आप समझ पा रहे हैं व्हाट यू विल अंडरस्टैंड एक्सप्लेन. वैसे इंटरनल कंट्रोल का एक डेफिनेशन आया था, दैट हाउ डू यू डिफाइन इंटरनल कंट्रोल, या इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है, या बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल. तो व्हेन वी स्टडी इंटरनल कंट्रोल तो हमें रॉमम लेवल का भी पता चल सकता है कहाँ कहाँ एरियाज में वो होता है, और उसके अनुसार फर्दर ऑडिट प्रोसीडर्स हमारे डिजाइन होते हैं. तो चलो आपको पहले मैं ना एक बार इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन दिखाता हूं. ऐसे 315 जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, अपने अपने किताबों में 305 खोल लीजिएगा एक बार. यस, आई गॉट इट. देखो इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन, the process designed and implemented by those charged with governance, management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of entities objectives. रीजनेबल अश्योरेंस हमें दे रहे हैं कि उन प्रोसेसेस से हमारा अचीव ऑब्जेक्टिव्स हो रहा है. किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स? माय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विल बी रिलायबल. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लो ऑफ ब्रेड का होता है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी पर हम काम कर रहे हैं. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, हमारे सारे परचेज सेल्स जो भी फंक्शंस है सब अच्छे से कैरी हो रहे हैं. एसेट्स आर सेफगार्डेड, कोई फ्रॉड वॉर्ड नहीं हो रहा है. एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस. तो इंटरनल कंट्रोल से हमें एक रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज रिलायबल, ऑपरेशंस आर इफेक्टिवली कैरिड आउट, एसेट्स आर सेफगार्डेड एंड लॉज एंड रेगुलेशंस आर प्रॉपर्ली कंप्लाइड. तो कहां लिखा हुआ है? सेम चीज इंटरनल कंट्रोल में. देखो यहां पर मैंने ऐसे 315 में पढ़ाया था. ओ यहां पर भी तो लिखा हुआ है, देखो लोफ कैसे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस, एसेट्स. तो ये LAFO, लोफ बोलते हैं इसको. सो ऑडिटर्स नॉट डिजाइनिंग दीज प्रोसेसेस, ये तो TCWG मैनेजमेंट एंड दूसरे लोगों का काम है. और इंटरनल कंट्रोल हमें ये रीजनेबल अश्योरेंस दे रही है. लैंग्वेजेस दिखा जो हमने मेरे बुक में पढ़ा था सेम आया है. तो इससे दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस दैट हमारा दोनों चीज कवर हो रहा है. तो ऑब्जेक्टिव्स में यही सेम चीज यहां पर वापस से लिखकर आ गया है. सेम चीजें ही वापस से लिखकर यहां पर हम लोग को दिख रहा है. अंडरस्टूड एवरीवन? तो ऐसे 315 पेज नंबर का आप रेफरेंस दे सकते हो आप अपने किताब में. जैसे अगर मेरे सामने आप अभी पढ़ रहे हो तो इट्स अराउंड 47 या जो भी पेज नंबर हो. ओके क्योंकि अभी लेटेस्ट वाली बुक में मैंने और चेंज कर दिया, जो अभी लास्ट वीक रिकॉर्ड करके कंप्लीट किया, मैंने नया बुक रीडिजाइन किया. पक्का? नाउ लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्या प्रॉब्लम्स होता है? इंटरनल कंट्रोल हमें रीजनेबल अश्योरेंस देता है, कोई एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं देता है. सर ऐसा कहीं पढ़े हम लोग? लेट अस सी. जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो एकदम लास्ट में हम लोग जा रहे थे. वी गॉट इट, पेज नंबर 52. आ जाओ. सेम मैंने भी पढ़ाया था आपको. देखिए इसे कई लोग बोलते हैं हमको इंस्टीट्यूट बुक से जरूर पढ़ना चाहिए. अब आपको पढ़ने की दरकार नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई एम कवरिंग एवरीथिंग फॉर यू. क्या लिमिटेशंस है? सर खर्चा बहुत पड़ जाता है, और कंट्रोल सिर्फ रटा रटाया काम कर सकते हैं. जैसे कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हमारे सामने आता है हम नहीं कर पाते. सर जो लोग बनाते हैं ना कंट्रोल, वही मैनिपुलेट कर देते हैं. एंड कंट्रोल्स में मतलब स्टैटिक हो जाता है, बदलाव की दरकार होती है. और ऐसे तो कंट्रोल हम बना के बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, पर वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी वो लोग खराब कर देते हैं. एंड दे ओनली प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस. अंडरस्टूड? तो ये सब कहाँ लिखा? लर्न है, ये लर्न टाइप का. ये सेम चीजें लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सो व्हाट यू कैन डू, अगर आप मेरा बुक फॉलो कर रहे थे तो पेज 52 था, या जो भी पेज नंबर आपके थे ऐसे 315 में, पेज 52 नियर माई बुक, मतलब बेसिकली ऐसे 315. सो दिस गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो क्लास में हुआ था वो इंस्टीट्यूट मैट से भी हमने फिर से रिवाइज यहां से कर लिया. देखो जैसे वही सब रीजनेबल अश्योरेंस देता है, उसके बाद जो लोग बनाते हैं वही लोग उसको कंट्रोल को बाईपास कर देते हैं.
ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है, यही सब चीजें यहां पर भी लिखी हुई है। तो कौन सा कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल तो बहुत सारे एरियाज में होता है, कौन सा ऑडिट के लिए रेलिवेंट होता है, कौन से कंट्रोल्स ऑडिटर के लिए रेलिवेंट होते हैं? कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, विच कंट्रोल्स आर रेलिवेंट टू ऑडिट। अब देखिए इंटरनल कंट्रोल्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप एक बड़े शॉपिंग मॉल में हैं, वहाँ मॉल में टॉयलेट्स कितनी बार साफ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो भी आपको एक कंट्रोल लग ही सकता है, पर मुझे तो उससे मतलब नहीं है। कौन से कंट्रोल्स मेरे लिए रेलिवेंट होंगे? मटेरियल आइटम अगर है, साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, लॉज एप्लीकेबल। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं कि वेदर अ कंट्रोल इज रेलिवेंट टू ऑडिट, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो इसलिए इंस्टीट्यूट मैथ से एक बार पढ़ना भी जरूरी होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा फैक्टर्स रेलिवेंट होता है ऑडिट के लिए, ये डिसाइड ऑडिटर के लिए कि वेदर अ कंट्रोल हमारे काम का है या नहीं है। ये डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द एंटिटी क्या है, कितना मटेरियल है लेवल है, रॉमम लेवल कितना आ रहा है, कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाइड बिजनेस क्या है, क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हैं। तो ये एक बार देखा हुआ होना चाहिए 3 मार्क्स के लिए, ताकि अगर पेपर आए तो पेपर ब्लॉक नहीं हो। ओके, नेक्स्ट, ये हमने कहीं पढ़ा है, वी हैव आल्सो डन इन आवर बुक आल्सो द सेम क्वेश्चन। उसके बाद हमने इन्हीं क्लासेस में वापस से कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो हम लोग माइक्रा के नाम से पढ़ते थे, दिस वाज नोन बाय अ नेम कॉल्ड माइक्रा बिकॉज आई इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम इज monitoring of control, this C is control environment, R is risk assessment activities of management, and this A is asset safeguarding. कहाँ लिखा हुआ था? I'll show it to you. देखिए, I'll अभी दिखाता हूँ, 10 थोड़ा सा रुकिएगा, ये हम लोग देख ही रहे थे। हाँ, ये क्वेश्चन अभी जो मैंने पढ़ा ना, क्या है कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट है या नहीं है, तो इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं। whether and how a specific control prevents or detects misstatement, पढ़ के देखिए। हर टाइप के कंट्रोल्स मेरे काम के नहीं है। साइज ऑफ द एंटिटी, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, दिखा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशंस, मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, टाइप ऑफ लॉज एप्लीकेबल। पक्का? तो ये सारे पॉइंट्स हमने भी अपने किताब से पहले भी किया था, जैसे अभी आपने यहां जो मार्क किया है ना, ये जस्ट देखो 2 मिनट आगे। लुक एट दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, ये मेरे बुक में कहा था, पेज 54 ऑफ दिस माय बुक। तो 54 की जगह कोई के 49 50 में हो सकता है, 4-5 आगे पेज पीछे हो सकता है, व्हेनेवर वी चेंज द एडिशन अगेन नेक्स्ट वीक। ओके, तो कुछ भी नया नहीं है, पर अच्छा कॉन्फिडेंस हो रहा है। अकेले में आप नहीं समेट पाते, अकेले में तो आपको लगता है आप पढ़ाए नहीं है सर, ये सब कब पढ़ा है। तो आई एम ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज, दिस इज योर माइक्रा शॉर्ट नोट कंपोनेंट्स जो हम लोग बोलते हैं, दिस इज एम आई इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, दिस इज कंट्रोल एनवायरनमेंट सी, दिस इज एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, नॉट द रैप। रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स जब बोलता हूं ऑडिटर वाली होती है, यहां पे एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंड लास्ट कंट्रोल एक्टिविटीज। तो व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये सब हमने देखा था, व्हाट आर एलिमेंट्स, उन पे शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा है, एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे है, किस तरह जर्नल एंट्रीज को कंट्रोल किया जाता है, कैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, ये सब चीजें हमने देखा था। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज जो बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड होता है, ऑडिटर को इसके बारे में पता होना चाहिए। कंट्रोल एक्टिविटीज आईटी या मैनुअल सिस्टम में थोड़े से अलग हो सकते हैं, एंड बेसिकली कंट्रोल एक्टिविटीज में हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल कंट्रोल्स, कैश का कहीं कोई इम्बेजलमेंट तो नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और थे। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम देखा जाता है, कितने टाइमली बेसिस पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, इफेक्टिव है या नहीं है, दैट इज बेसिकली सीन हियर। सर ये सब क्या है, आप कब बताए थे? आई विल जस्ट शो इट टू यू, वेट, लुक एट माय बुक। जब मैं पढ़ा रहा था आपको ये कंपोनेंट्स, तो पहले तो मैंने कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ाया था, दैट इज ऑलरेडी डन विद ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मतलब whether entity has a process for identifying business risks relevant to financial reporting, कि कोविड के बाद बहुत लोग
इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, चांसेस ऑफ बैड डेट्स इंक्रीज, तो कितने डेटर्स लाइकली टू बी इंसॉल्वेंट है, ये है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिस्क, assess the probability of their occurrence and how the risks are to be addressed. कितना रिपीटेड रिमाइंडर देना चाहिए, या उनके संग पूरा पैसा डूबने से अच्छा कोई सेटलमेंट स्कीम ले आओ. What steps have been taken by the management for realizing the bad debts. तो ये पॉइंट्स जितनी बार आप सुनोगे वीडियो ऑडियो, उतनी बार आपको अब बेटर फील होगा. अब जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो स्टडी करता है, किस टाइप के यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. कहीं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा तो यहाँ यूज नहीं होते हैं. क्या ऐसा प्रोसीड्यूर होता है कि ट्रांजैक्शंस यहाँ आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं? कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज, जैसे आप कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऑडिटर हैं तो वो देखेंगे सेल कैसे रिकॉर्ड होता है. कैश ऑन डिलीवरी सेल है, कई बार कूपन्स दिया रहता है, तो कहीं एक्सपायर्ड कूपन्स आर नॉट यूज फॉर डिस्काउंट, रिफंड प्रोसेस यहाँ पर कैसा है. तो ये सब चीजें इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखा जाता है. इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, प्रोसीड्यूर बाय विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड, ट्रांसफर्ड टू जर्नल एंट्री लेजर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे हैं, एंड हाउ दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर हैंडल्ड. जब मैं बात करता हूं कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट, ये सब 5 चीजों की बात हो रही थी. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब है इफेक्टिवनेस चेक करना, और कोई करेक्टिव एक्शंस की अगर दरकार है तो करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं यहां पर. इज इट ओके? यूजुअली ये इंटरनल ऑडिटर करता है. तो ये सब वापस बताने का लॉजिक क्या हुआ, आई वांटेड टू टच अपॉन ऑल दीज पॉइंट्स. ये मेरे बुक में भी था कि अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड अब नहीं होगा. याद आ गया आपको? इट इज अ पॉजिटिव फैक्टर कि हाँ रॉमम लेवल यहां लो हो सकता है, ओके, बट it may help to reduce the fraud, but absolutely कोई fraud ही नहीं होगा, ये बात गारंटी यहां पर नहीं की जाती है. तो ये ट्रू फॉल्स में लर्न वाला स्टेटमेंट है, सेम मेरे बुक में भी था. Understood everyone? Conversely, deficiencies in control environment may undermine the effectiveness of controls, and particularly in relation to fraud. वो तो ठीक है. कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने आप में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट नहीं करता. एग्जाम में एमसीक्यू आ गया ट्रू फॉल्स में, कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा हो तो फ्रॉड भी नहीं होगा, प्रिवेंट हो जाता. नो, इट में इन्फ्लुएंस ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल्स एंड रॉमम लेवल्स. रॉमम लेवल असेसमेंट में ये हेल्प करता है, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल्स में हेल्प करता है. लर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर ये सब कब करवाया आपने? बताता हूं, दिखला देता हूं, मेरे बुक में भी किया हुआ है, बट ये एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स बहुत फेमस है. कंट्रोल एनवायरनमेंट डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉड. क्या बोल रहे हैं सर? एनवायरनमेंट से फ्रॉड प्रिवेंट नहीं होता है. इससे आपका ऑडिटर का रॉमम लेवल का असेसमेंट चेंज हो सकता है और इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल्स चेक हो सकता है, बट कंट्रोल एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिकली फ्रॉड प्रिवेंट हो जाए ये बिल्कुल संभव नहीं है. ये सेम चीज जब मैं आपको ऑडिट पढ़ा रहा था ना, यहां पर भी सेम चीजें यहां नजर आई थी. आई विल जस्ट शो इट टू यू. स्टार्ट रीडिंग, फुल पेज कर दीजिएगा बच्चों के लिए. ओ सब करवाया हुआ है. यस,
देखा सेम चीज, तो दिस इज एक्चुअली इनडायरेक्टली आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स अगेन, पर अच्छा लगता है भाई इंस्टीट्यूट के मैट में आपने किया है, रैंक होल्डर्स इंटरव्यू में भी बोलते हैं इंस्टीट्यूट मैट इज कंपल्सरी, तो चलिए वो एफर्ट मैं ही रिड्यूस कर दिया हूं, वरना आप अकेले में फिर पढ़ के डर जाते, ये कब हुआ, ऐसा तो सुना ही नहीं हमने, कंट्रोल एनवायरनमेंट डजंट प्रिवेंट और डिटेक्ट, तो इनडायरेक्टली दिस इज अ डबल एंट्री सिस्टम आई एम डूइंग फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि व्हाट इज आवर कवरेज ऑफ ऑडिट. ओके, नाउ इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? तो बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द ऑडिटर, क्या बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं ऑडिटर को? तो यहां पर ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन रिव्यू करने का फायदा क्या होता है, एंड रिव्यू ऑफ इंटरनल कैन बी डन बाय प्रोसेस स्टडी एग्जामिनेशन कंट्रोल. ओके, बेसिकली यहां पर हम पता लगाना चाहते हैं कि कैसे कैसे किया जाए. स्टार्ट डूइंग इट. रीडिंग शुरू करो. ये मेथड्स मेरे बुक में कहां है, खोजो ये चारों मेथड. तो लुक हियर, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, evaluation of internal control with the help of narrative record, checklist, questionnaire, flowchart. तीनों शब्द मिले. Now, how to review internal control? सर ये होता क्या है, आइए पहले एक बार वापस आपको मेरे नोट्स पे ले जाता हूं, फिर वहां पे भी ले चलूंगा, अच्छा लगेगा आपको ये, क्योंकि आपकी खुद की मार्किंग की हुई है, तो यू विल रियली फील गुड. Evaluation of internal control, methods to review internal control. तो मेथड्स टू रिव्यू में देखो क्या लिखा जा रहा है यहां पर, नरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट. इसका मतलब क्या है, इसे नरेटिव रिकॉर्ड कि ऑडिटर स्टडी करेगा इंटरनल कंट्रोल के बारे में और उसके जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो वहां पर लिखेगा. एडवांटेजेस क्या होते हैं यहां पर कि कोई क्वेश्चंस नहीं है जिनका आपको आंसर्स देना, मतलब ऐसा कई बार होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो पर आप जवाब नहीं दे पाते हो बिकॉज वो क्वेश्चंस 5 है, बस आपको उन 5 के आंसर देना. नरेटिव रिकॉर्ड में यू आर वेरी फ्री, यू कैन आंसर समथिंग मोर देन व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड. पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी है कि कॉम्प्रीहेंड फाइनली करना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है ऑन अ क्राइटेरिया बेसिस पता नहीं लग पाता है. चेकलिस्ट में मैंने एक टेक्निक बताया था, चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आंसर करके इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसीज के बारे में पता लगाया जा सकता है. लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर चेकलिस्ट ऑडिटर करता है या क्लाइंट से पूछते हैं, तो मैंने एक टेक्निक सिखाया था. क्या टेक्निक था? दैट ये ICQ है ना, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर. ओके, तो मैंने एक टेक्निक बताया था यहां पर आपको कि चेकलिस्ट जो है, सी के बाद आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, ACA, तो और I जो है उसकी वो है M, I am CA. आप लाइफ में बोलना चाहते हैं ना, I am a chartered accountant, तो I इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन होता है. I am CA, तो यहां पर C जो है वो चेकलिस्ट है, वो ऑडिटर के द्वारा होता है. सो I am CA. ICQs जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा होगा और चेकलिस्ट जो है वो ऑडिटर के द्वारा आंसर होगा. तो दिस इज ICQ एंड चेकलिस्ट. आफ्टर दिस यहां पर आप देखोगे कि चेकलिस्ट एंड एन ICQ, दिस इज आंसर्ड बाय ऑडिटर स्टाफ एंड दिस इज आंसर्ड बाय द मैनेजमेंट. It can be issued only after completion of audit
एंड ICQ कैन बी इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे लैंग्वेजेस मिल रहे हैं आपको, चेक करिए। तो ICQ में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अबाउट इंटरनल कंट्रोल विच इज आंसर्ड बाय द क्लाइंट स्टाफ, और उससे पता चलता है कि क्या डिफेक्ट है। अंडरस्टूड? चेकलिस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो ऑडिटर बेसिकली आंसर करेगा। तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरीके से यहां पर डिजाइनिंग हो सकती है। पक्का? श्योर एवरीवन? तो डिफरेंस अगर पता है, जब भी शॉर्ट नोट आता है चेकलिस्ट और क्वेश्चनियर पे, आई टोल्ड यू, आज आप रिवीजन के दौरान इस बुक में आ जाइए, इंस्टीट्यूट के बुक में, जब भी चेकलिस्ट पे शॉर्ट नोट आएगा, पहला लाइन क्या लिखोगे? इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल। इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल, पूरा लिखोगे। अब आई कंट्रोल नहीं लिख सकते, वैसे ही जब ICQ आएगा, इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल। और क्या फायदा होता है इंटरनल कंट्रोल से, रिव्यू करने से? कि कहां डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी है, वो पता चलता रहता है। तो यहां पर आप देखोगे चेकलिस्ट में लैंग्वेज देखेंगे अपने लोग, यहां ऑडिटर का पर्सन आंसर करता है, दैट इज चेकलिस्ट में C के संग A आएगा, ऑडिटर का पर्सन आंसर कर रहा है। और ICQ में I के संग M आएगा, मैनेजमेंट। अंडरस्टूड? तो बहुत दिन पहले आपने पढ़ा था, चलिए वापस रिवाइज हो गया, वापस यहां इंस्टीट्यूट के मैट को लेके जो टेंशन होता है वो भी अपना सॉल्व होते जा रहा है। अंडरस्टूड? तो कहां लिखा हुआ है इतना कुछ? यस। और इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन रहता है यस या नो आंसर का, एंड विथ एक्सप्लेनेशंस भी कई बार आप लिखते हैं नो में, नो के केस में यही सब लिखा हुआ है। तो चेकलिस्ट कवर्स ओनली वन एरिया, बट ICQ कवर्स मोर देन वन एरिया। ओके? फ्लो चार्ट इज the graphical presentation of each part of the company's system of internal control। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के हर पार्ट का यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। ये बर्ड्स आई व्यू मिल जाती है ऑफ द एंटायर सिस्टम। इट इज द मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम। ऐसा कुछ मिला लिखा हुआ आपको, चेक कर लीजिए। इट इज द मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम। बहुत समराइज तरीके से और आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। तो कहां लिखा हुआ ये चीज? लुक हियर एवरीवन, फ्लो चार्ट के बारे में सेम चीज आपको फिर से मिला। वो मेरे बुक में बेटर था आंसर। पहला लाइन फ्लो चार्ट एज वन ऑफ द लिखना होगा, इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स मेक दिस हैबिट, की मेन जो पंच लाइन है वो पहले लाइन में आए, वन ऑफ द टेक्निक्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल। और फिर वो जो मैंने बोला ना बर्ड्स आई व्यू एंड इट समराइजेस, कहां लिखा हुआ है? चेक करो लैंग्वेज, पढ़ के देखिए। पक्का? each part is graphically presented, each part of internal control is graphically presented, concise way, bird's eye view, ये आंसर्स में चाहिए। तो तुम यहां पर एक काम कर सकते हो, यहां उतना अच्छा नहीं दिया हुआ था, तो यू कैन राइट हियर, और बर्ड्स आई व्यू यहां लिखा हुआ है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और एक चीज क्या है? कॉन्साइज वे। वन ऑफ द टेक्निक्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट एंड कॉन्साइज वे, ये तीनों आंसर्स में आने चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पढ़ के देखिए, कॉन्साइज वे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, श्योर? चलिए, वेरी गुड। Now which controls are relevant to audit? ये तो हमने पहले ही कर दिया था, साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, या कोई स्पेसिफिक कंट्रोल जिससे आपकी एरर प्रिवेंट होती हो। ओके। रैप हमें कोई एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स नहीं बताता है, वो हमें बस ये बता सकता है ये इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन है, इसमें यहाँ गलतियां होने के चांसेस है, दैट कैन बी स्टिल बी नोन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Now testing of controls, very interesting। ये बेसिकली ऐसे 330 हम लोग जब टच किए थे वहां पढ़े थे कि टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स हमें ऑडिट एविडेंस देते हैं अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन
whether they are properly able to prevent and detect misstatements and operation of the internal control throughout the period. Test of controls हमें evidence देते हैं about the effectiveness of the design, effectiveness of the operation of the controls throughout the period. Language पढ़ के देखो, कितने effective हैं आपके designs, operations throughout the period. अच्छा language लिखा हुआ है. डिजाइन के बारे में भी बताते हैं, ऑपरेशन के बारे में भी बताते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन. ओके, नाउ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में बेसिकली क्या क्या होता है, व्हाट आर यूजुअली इंक्लूडेड इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन, और कुछ एविडेंस हासिल करना पड़ता है हम लोग को कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से ऑपरेट हुए थे. वी ऑब्जर्व द इंटरनल कंट्रोल्स, इंक्वायरी पता करते हैं, कुछ कुछ चीजें हम रीपरफॉर्म करके यहां पता लगाते हैं. अंडरस्टूड? तो दिस इज लर्न कैटेगरी, दैट व्हाट आर द थिंग्स. ये लर्न लिख दो, ये अच्छा चीज था, डेफिनेशन वाज बेटर. कॉपी दिस डेफिनेशन इन माय ऐसे 315 नोट्स. इसको मेरे 315 के नोट्स में भी लिख लेना, पॉज कर लेना वीडियो, एंड इनकॉर्पोरेट डिजाइन एंड ऑपरेशन दोनों पर यहां पर इफेक्टिवनेस पर पता लगाया जा रहा है. एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन, तो बताना होगा इट्स पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स, बिकॉज इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल के बारे में. उसके अलावा ऑपरेशन थ्रू आउट द पीरियड भी इफेक्टिव हुआ है ना, वो भी चेक करते हैं. यानी दो चीजें की इफेक्टिवनेस के बारे में हम यहां चेक कर रहे हैं. नंबर 1 डिजाइन एंड और एक ऑपरेशन ऑफ आईसी. दोनों चीजों का इफेक्टिवनेस हो रहा है. और कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज चेक किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, इस टाइप की चीजें यहां पर हो रही है. कुछ कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस और आईटी फंक्शंस को भी चेक करते हैं हम लोग, वहां से भी, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर डन, बट दीज इंक्लूड्स दीज फॉलोइंग थिंग्स. ये सब चीजें यहां पर इंक्लूडेड है. तो ये आईटी वाली चीजें हम लोग जब ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक वीडियो मैंने आपको भेजा है, जब आप वो देखोगे तब समझ में बेटर आएगा. ओके, वेरी गुड. उसके अलावा हम लोग इस टाइप के कई पॉइंट्स यहां पर देख रहे थे. नाउ इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी एनवायरनमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. लिखो, रेफर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. रेफर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. पढ़ के देखो प्लीज. So internal control and IT environment, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी हम लोग कर सकते हैं. बेनिफिट्स क्या हैं इंटरनल कंट्रोल, अगर आईटी बेनिफिट्स क्या होते हैं ये वहां पे आप सीखोगे, पर यहां से भी आप पढ़ सकते हो. बेनिफिट्स ऑफ आईटी इन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क्स भी क्या क्या होते हैं, ये आप EIS में भी पढ़ते हो. एंड सेम थिंग्स यू विल रीड इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑल्सो. तो लिख दो, स्टडी फ्रॉम another chapter. What is that another chapter? Audit in automated environment. तो आज हम लोग बेसिकली इंस्टीट्यूट मैट को खोल खोल के चेक कर रहे थे कि क्या हुआ. चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैप्टर तो मैंने पहले अपने मैट से पढ़ा दिया था, बट आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल एंड हेल्पिंग यू टू कंसोलिडेट दीज थिंग्स. तो आईटी बेनिफिट्स एंड आईटी रिस्क्स, जैसे आईटी बेनिफिट्स अगर फिर भी देखो, लिखता है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, टाइमली, एक्यूरेटली, एनालिसिस बेटर हो पाता है यहाँ पर. और आप एनालिसिस जब अच्छा कर पाते हो तो एबिलिटी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस भी बेटर कर पाते हो. और आईटी के बेनिफिट्स क्या है कि आपके रिस्क को रिड्यूस कर जाता है, कि आप इंटरनल कंट्रोल्स को बाईपास कर पाओगे. और बेटर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आप अचीव भी कर सकते हो आईटी अगर आपका बेटर हो, बिकॉज कंप्यूटर में इस तरह हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स और लगा के वी कैन enhance the ability to achieve better segregation of duties. ये सब आपके EIS टीचर्स भी पढ़ाएंगे आपको. एक बार नजर डालो, IT benefits of an entity's internal control. मैंने अलग वैसे बोला वहां से पढ़ने, चलो यहां भी मार्क कर दिया, वरना आपको टेंशन हो जाता है ये हुआ नहीं क्या सर. तो we have done it here also. Sure.
लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एक्यूरेटली टाइमली असेस करता है, एनालिसिस बेटर होता है, सब दिख रहा है। वैसे आईटी ऑल्सो पोजेज स्पेसिफिक रिस्क्स। स्पेसिफिक रिस्क्स क्या क्या रिस्क है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ओके, इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा, और कई बार लैंग्वेज गजब मिला है, आप देखो प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, ये भी एक प्रॉब्लम है आईटी रिस्क में, ओके। उसके बाद अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल्स, unauthorized changes to systems and programs, failure to make changes to the system, inappropriate manual intervention, loss of data, inability to access data। पढ़ के सब अच्छा लगता है पर आपको ये याद करना पड़ेगा। So I have again marked it for you, ताकि आप ये नहीं बोल सके कि अरे हम तो ये पढ़ ही नहीं पाए या भूल गए थे, ओके। उसी तरह एक नेक्स्ट टॉपिक है essay 320। तो आप देख रहे हो चैप्टर नंबर जो भी हम लोग कर रहे हैं अभी 2 शायद, या सॉरी 4, इसमें मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क नाम का एक चैप्टर है। ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया था मटीरियलिटी अपने खुद के किताब से, क्योंकि मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क हम थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड कंसिडर करते हैं, जब रॉमम लेवल हमें पता करना होता है या फर्दर ऑडिट प्रोसीडर्स कितने हमें और करने चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स while forming opinion, तब हमें क्या करना पड़ता है। तो materiality and audit risk are considered throughout the audit, ROMM level पता करने के लिए, further audit procedures पता करने के लिए, and evaluating the effect of uncorrected misstatements, वहां के लिए भी हमें ये करना पड़ता है। Is it okay? सब पढ़ा हुआ है पर उसी को वापस मार्क कर दे रहा हूं। यहां पर आप देखो एक टॉपिक और आया है, इंटरनल ऑडिट। ये कौन सा टॉपिक है भाई? एसे 610, जिसमें पहला जो अंश है कि सेक्शन 138 फॉर फॉलोइंग कंपनीज इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी, फॉर फॉलोइंग कंपनीज आई ऑडिट इज कंपल्सरी। तो ये मेरे बुक से आप करोगे, यहां पर से भी और अच्छा इजी करके लिखा हुआ है मेरे बुक में, ये लिख लो पहले। ये बहुत आता है ये डेटा, दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चंस इन एमसीक्यू एंड इंटीग्रेटेड एमसीक्यू। लिस्टेड कंपनीज में तो हमेशा इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी रहता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में मैंने एक टेक्निक सिखाया था आपको, डीपीबीटी, याद आ गया? जिसके डिपॉजिट्स 25 करोड़ और उसके ऊपर हो, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और ऊपर हो, जिसकी बोरोइंग साल में कभी भी 100 करोड़ या उससे ऊपर हो, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर हो, तो चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है पर इनमें से कोई भी एक अगर लग जाए, और लिखा हुआ है, दिख रहा है? पेड अप कैपिटल बुक्स में आया 50, डबल करते जाओ। मैंने डीपीबीटी बोला, द प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, ऐसे साउंड करता, बट एक्चुअली डिपॉजिट्स, पेड अप कैपिटल, बोरोइंग्स, टर्नओवर, डबल होते जा रहा है फिगर्स। देखो टर्नओवर, वाह 200 राइट था मेरा। लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर इज सो एंड सो। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एट एनी पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में देते हैं कई बार, साल के एंड में आपने लौटा दिया तो वो नहीं देखा जाएगा कभी भी साल में आपका, अगर ऐसा हो जाए। और कई बार प्राइवेट कंपनी में मुझे सिर्फ बी और टी वाले फिगर्स देखने हैं, बोरोइंग 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। इसमें भी एक चक्कर है, दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के बोरोइंग्स ऐड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बैंक्स एंड पीएफआईज के बोरोइंग्स ऐड हो रहे हैं यहां पर। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। Who can be appointed as internal auditor? मजेदार बात था, सीए भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, और एनी अदर प्रोफेशनल, सीएस भी हो सकता है, जो बोर्ड डिसाइड करेगा। इनफैक्ट वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर आप तो पढ़ाए थे ना, एम्प्लॉय कैन नॉट बिकम ऑडिटर, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर में था। इंटरनल ऑडिटर में इवन एम्प्लॉय कैन बी इंटरनल ऑडिटर। वंडरफुल। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग, मेरे किताब से भी पढ़े थे, जो यहां पर भी आया था, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। 4 मार्क्स के लिए कमेंट आ सकता है। तो इसमें हम लोग एक टेक्निक सीखते थे, अभी देखेंगे। उसके बाद हम लोग इन्हीं क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, दैट इज, क्या इनके ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स लगता है इंटरनल ऑडिटर जब अपना काम करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरनल ऑडिटर जब काम करता है तो ऐसे 610 मत बोलना, 610 स्टैट्यूटरी ऑडिटर पर लगता है जब वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहता है। इंटरनल ऑडिटर जब काम करता है तो कुछ स्टैंडर्ड्स इनके लिए
प्रिस्क्राइब किए गए हैं, बट दो स्टैंडर्ड्स जो इंटरनल ऑडिटर्स के ऊपर आए हैं, जो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड ने किया, दे आर रिकमेंडेटरी नेचर, दे आर नॉट मैंडेटरी। तुम 610 को देखकर बोल देते हो मैंडेटरी है, 610 तो स्टैट ऑडिट पर है, बिकॉज 610 का नाम क्या है? 610 जो हम लोग पढ़ते थे, ये सब कब हुआ? जब आप नहीं पढ़ रहे थे। 610 का लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो हु इज यूजिंग? द स्टैट ऑडिट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अंडरस्टूड? पढ़ के देखिएगा इन चीजों को। एंड दीज इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो है लैंग्वेज देखो ध्यान से, दे आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। ओके, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, रिमेंबर दिस। नाउ इसी क्लास में हमने आईएफसी रिपोर्टिंग के ऊपर भी देखा था, आईएफसी ओवर एफआर, हाउ डू यू डिफाइन दैट, एंड कौन कौन से कंपनीज पर आईएफसी ओवर एफआर नहीं लगता है, ये भी हमने देखा था। तो ये हमने कहां देखा था? आई विल जस्ट शो इट टू यू। व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट ऑफ आईएफसी ओवर एफआर to express opinion on the effectiveness of internal financial control over financial reporting. Learn this line. What is the objective of auditor in audit of internal financial controls over financial reporting? तो मुझे से उसका effectiveness देखना है, FR वाले internal control का। Okay. Difference क्या होता है यहाँ पे? सिर्फ difference, ये 3 marks का आ जाता है कि IFC और IFC over FR के बीच में क्या difference है। ये मैंने कई बार बोला है, दिस आईएफसी का जो डेफिनेशन है सिमिलर टू लोफ, इसमें सब टाइप के ऑपरेशंस, इफेक्टिवनेस सब आ जाएंगे। अंडरस्टूड? और ये वाला है, दिस इज ओनली ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो बोर्ड्स रिपोर्ट में डायरेक्टर्स लोग को, लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स को कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि कंपनी एफिशिएंटली अपनी बिजनेस को कंडक्ट कर रही है, सारे पॉलिसीज फॉलो कर रही है, एसेट सेफगार्ड कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर कर रही है, वो लोफ की तरह होता है। पढ़ के देखिए प्लीज। ओके, 3 marks लिख लो ताकि भूले नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस कंप्लीट्स योर so many topics here. अब एक बार मैं आपको ना ऐसे 610 में भी ले जाऊंगा, यहीं पर मेरे किताब में। yes, all of you come. सबसे पहले ये सेम चीजें मैंने भी लिखी थी अपॉइंटमेंट ऐसे 610 के नोट्स को आप देखिए, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट और अदर प्रोफेशनल, और इसका स्कोप भी ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड डिसाइड करते हैं। ये ट्रिगर लिमिट्स भी हम लोगों ने देखा था। इसके स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी नहीं, रिकमेंडेटरी हैं, मैंडेटरी नहीं है। यही मैंने सेम इंस्टीट्यूट की मैथ से हमने बनाया था। नाउ लुक हियर, दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ग्रिल बोलते हैं, ग्रिल क्यों बोलते हैं? ग्रिल फुल पेज करो, स्टडी करो। फुल पेज कर रहा हूं एक बार, मेरे मैथ में पेज नंबर 64। सो इनडायरेक्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। Start observing. क्या लिखा है? The internal audit function assess the governance process, whether the management is able to achieve its ethics and values, how they are able to communicate various risk information. Activities related to risk management are also studied here. The internal auditor may help the entity by identifying those areas where risks are high. Help कर सकता है. They can contribute
how the risk management process and internal control can be improved. Basically वो indirectly fraud detection में help करते हैं. So activities related to governance, activities related to risk management. तो grill क्यों बोला? Activities related to governance, G. Activities related to risk management में help करते हैं identify करने में. And activities related to internal control. Reviewing of internal controls, recommending the measures for improvement, and examination of financial as well as operating information. तो इंटरनल कंट्रोल में मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देखूंगा एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी यहां पर देखूंगा. तो ग्रिल क्यों बोला? बिकॉज दे आर असेसिंग द गवर्नेंस प्रोसेस, कैसा चल रहा है कंपनी का, रिस्क मैनेजमेंट में बहुत इनका हेल्प हो रहा है, आइडेंटिफाइंग द एरियाज कैसे इंप्रूव किया जाए. इंटरनल कंट्रोल में ये इवैल्यूएट करते हैं बाकी पार्ट्स कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, रिव्यू करते हैं बाकी एरियाज का. फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन दोनों देखते हैं कि किस तरह कहीं वेस्टेजेस तो नहीं हो रहा, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ट्रू फॉल्स आ जाएगा, आंसर यस है. लोगों को लगता है सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखता है ऑडिटर, पर इंटरनल ऑडिटर जो है वो ये सब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी देखेगा. एंड किस तरह लॉज एंड रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स का भी पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी यहां पर देखा जा रहा है. लैंग्वेज मिल रहा है? मैनेजमेंट के पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स का भी यहां पर क्या पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी यहां पर देखा जाएगा. इज इट ओके एवरीवन? पक्का? चेक कर लीजिए. श्योर? ओके. तो इस टाइप से, और ये सारी चीजें हमने भी की थी. देखो देखो देखो, डिफरेंस बिटवीन आईएफसी एंड एफआर 3 मार्क्स पे लिख लो. 3 मार्क्स लिख देता हूं. और कभी कभी याद है आईएफसी ओवर एफआर नहीं करना पड़ता इन सम प्राइवेट कंपनीज. प्राइवेट कंपनी इज ओपीसी, स्मॉल कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिसके बोरोइंग्स एंड टर्नओवर एक लेवल के नीचे हो. अरे वाह, सब किया हुआ है. वॉट एवर आई शोड यू वी हैव डन. और आईएफसी का जो नॉर्मल डेफिनेशन होता है ना, अगर एक नॉर्मल आईएफसी लो फॉर क्राफ्ट की तरह होता है. व्हाई वी कॉल इट क्राफ्ट? लुक हियर. कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एसेट सेफगार्डिंग, फ्रॉड प्रिवेंशन, रिकॉर्ड्स आपके एक्यूरेट एंड कंप्लीट हो, एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन. क्राफ्ट. इंटरनल कंट्रोल में लोफ यूज किया था. यहां आईएफसी इज लाइक लोफ, बट यहां प्रॉपर शॉर्ट नोट अगर आप यूज करना चाहते हो, जो भी इंस्टीट्यूट मैट में मैंने दिखाया था, क्राफ्ट यूज कर सकते हो. दैट इज अ बेटर वे. चेक किया आपने? ये है आईएफसी. एंड आईएफसी और एफआर कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज में नहीं करना पड़ता है. ये भी दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड. आई विल जस्ट शो इट टू यू वंस अगेन. जिन प्राइवेट कंपनीज का टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ हमेशा रहता हो, एंड इनके बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर्ड है, एट एनी पॉइंट इज लेस देन 25 करोड़. टर्नओवर लेस देन 50, बोरोइंग्स लेस देन 25. मैं यहां पे चाहूंगा कि अपने भी इनकॉर्पोरेट कर ले. जहां पर जस्ट अ सेकेंड, जहां पर ये लाइन आया था ना अभी, देखो आपके इस बुक में, तो ग्रिल याद रहेगा. इंटरनल ऑडिटर के आंसर में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पूछे, लॉज, रेगुलेशंस, मैनेजमेंट डायरेक्टिव सब आ गया था एल में. अभी जो एक क्वेश्चन आया था ना, यस, सम प्राइवेट कंपनीज में एग्जेम्प्टेड आईएफसी ओवर एफआर. प्राइवेट कंपनीज की बोरोइंग्स लेस देन 25 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ रहा. दोनों चीज में से कोई भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए. टर्नओवर लेस देन 50 एंड बोरोइंग्स किस किस से? बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, एफआईज, एंड यहां पर अदर बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूडेड है. ये बोरोइंग्स एंड टर्नओवर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप जब इंटरनल ऑडिट का ट्रिगर देख रहे थे ना, वहां पे टर्नओवर 200 था, वहां पे बोरोइंग्स 100 था, पर यहां पर बोरोइंग्स 25 है. लेस देन 25 हमेशा रहे आपका उस प्राइवेट कंपनी का, तभी एग्जेम्प्टेड होगा. एंड दोनों चीज, टर्नओवर भी लेस देन 50 रहे. सर अगर मेरा टर्नओवर 70 और बोरोइंग्स 20 है, अब आपके ऊपर आईएफसी और एफआर लगेगा. मुझे दोनों का कंप्लायंस करना है. यहां पर 25 और 50 है. यहां पर चेक कर लेते हैं फिर से. यस,
25 and 50, turnover less than 50 है as per last audited of course. तो did you understand these points? तो देखो एक चीज दिखा देता हूं आपको फिर से. ये जो था ना डेफिनेशन ऑफ IFC, इसको क्राफ्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं क्राफ्ट? वापस देखो. कंडक्ट ऑफ बिजनेस एफिशिएंटली हो रहा हो, एसेट्स आपके सेफगार्ड हो रहे हो, फ्रॉड का प्रिवेंशन डिटेक्शन हो रहा हो, मिला, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग के जो है वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्राफ्ट. जहां पर बेसिक्स ऑफ IFC था. IFC अलग है, IFC FR अलग है. पढ़ के देखिए प्लीज. क्राफ्ट बोलते हैं इसको. तो आज डबल एंट्री से याद भी हो गया है फिर से, और इन चैप्टर्स को अभी भी याद करो. और यहां पर जो 143 में होता है एडिक्वेट IFC ओवर FR, आपके है ना ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ IFC ओवर FR कैसे है, जो सिर्फ इस लिमिटेड पोर्शन के लिए होते हैं. और यहां पे ऑल कंपनीज है. IFC वाले रिपोर्टिंग सिर्फ लिस्टेड कंपनीज, इन लिस्टेड कंपनीज बोथ्स रिपोर्ट, दिस रिपोर्टिंग वाज देयर. 134(5) का जो क्लॉज ही है, ये लिस्टेड कंपनी के बोथ्स रिपोर्ट पर ये वाला डिस्क्लोजर हम लोग लिखते थे. अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो उसके बोथ्स रिपोर्ट में ये IFC के ऊपर वाली डिस्क्लोजर्स जाएगी. ओनली लिस्टेड कंपनीज बोथ्स रिपोर्ट. बट इन 143 इन ऑल कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट, लिखा इन लिस्टेड कंपनीज बोथ्स रिपोर्ट, बट यहां पर इन ऑल कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट दिस रिपोर्टिंग इज डन. ऑल कंपनीज लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो. पर एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सिर्फ क्या है? प्राइवेट कंपनी जो OPC हो, जो स्मॉल कंपनी हो, या जिसका बोरोइंग्स लेस देन 25, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़, एंड दोनों चीज सेटिस्फाई हो. वरना इन ऑल कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट दिस डिस्क्लोजर ओवर IFC ओवर FR इज गिवन. तो IFC अलग है जिसमें क्राफ्ट यूज हो रहा था, IFC ओवर FR अलग है. तो ध्यान से देख लीजिए, इन ऑल कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट दिस इज बेसिकली गिवन. चलिए बिफोर वी वाइंड अप एक चीज और दिखा दूं आपको. यहां पर 610 की बात हो रही थी, किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं. चलिए स्टार्ट ऑब्जर्विंग 610. तो बेसिकली इसमें 315, 330, 320, 610 चार एसेज हम लोग यहां रिवाइज कर ले रहे हैं. नाउ व्हाट इज 610? अगर आप देखो, ऑडिटर को जब हम इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज कर रहे हैं इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, अंडरस्टूड, वो इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट को यूज करेगा. और एक होता है यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. लैंग्वेज देखो, वहां पर क्या हो रहा है? व्हेन आई एम सेइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ओके, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, और यहां है यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस अंडर द DSR ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर. What happens here? The nature, timing and extent of procedure are mutually decided by IA and EA. दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, IA और EA मिलकर डिसाइड कर रहे हैं म्यूचुअली काम क्या होगा, कैसे होगा, एंड एग्जीक्यूटेड बाय IA अंडर DSR ऑफ IA. पहले वाले में क्या होता था? जब हम उसके काम को यूज करते थे, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज प्रोसीड्यूर्स वर डिजाइन्ड बाय हिम हिमसेल्फ. इंटरनल ऑडिटर खुद अपना सब कुछ डिजाइन करता था, अब हम उसकी रिपोर्ट को यूज कर रहे थे. यहां पर उसकी प्रोसीड्यूर्स को भी हम लोग मिलकर डिसाइड किए, IA एंड EA, एंड एग्जीक्यूट वो करेगा, बट उस पर भी DSR, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, हमारा रहेगा, ओके, ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर. तो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन यहां पर ये है, while using the work of internal auditor and before using the work of internal auditor, what points external auditor must consider? Okay, तो बिफोर यूजिंग मैं देखूंगा किसको रिपोर्ट करता है. अगर सर वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है तो रिलायबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी, बिकॉज वो टॉप लेवल को रिपोर्ट कर रहा है. द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, कितना एक्सपीरियंस्ड और पास ट्रैक है उसका रिकॉर्ड, एंड वेदर द इंटरनल ऑडिटर इज फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच. अगर वो सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच कर रहा है तो मैं उसके वर्क को यूज कर सकता हूं. बिफोर यूजिंग आई विल कंसिडर दीज. अब और एक क्वेश्चन आता है,
can statutory auditor use in which areas basically statutory auditor cannot use internal auditors work as direct assistants? जहां बहुत judgment involved है वहां हम उसके वर्क को डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज नहीं करें, हम खुद करें तो बेटर होगा। या उन कामों में जहां बहुत प्लानिंग की दरकार पड़ती है, या उन कामों में जहां रॉमम लेवल बहुत हाई है, जजमेंट्स बहुत हाई हैं, ओके, तो या जब कॉम्पिटेंस उसकी लोअर है तभी भी हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ एरियाज है जहां पर हमें यूज नहीं करना चाहिए उसके काम को एज डायरेक्ट असिस्टेंस। आई शुड माई सेल्फ वर्क लाइक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या मैनेजमेंट अजम्पशन, मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज कर रहा है वो सही है नहीं, हम उसके आधार पर सिर्फ रिलाई नहीं करेंगे, हमें खुद करना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दिस एक्सटर्नल ऑडिटर शुड नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर्स वर्क एज डायरेक्ट असिस्टेंस, बल्कि वो खुद मेहनत करे। उसी तरह हम लोग यहां पर देखे थे क्या क्या वर्क को हमें चेक करना चाहिए यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ताकि कोऑर्डिनेशन और मेंटेन रहे, सारा डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हो रहा है क्या, एविडेंस मिला है क्या, ये सब चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। एंड कभी कभी मुझे यूज नहीं करना चाहिए अगर उसके ऑब्जेक्टिविटी पर बहुत बड़ा थ्रेट है या कॉम्पिटेंस की कमी है, और कुछ कुछ एरियाज मैंने आपको ऊपर और बताए। एंड व्हेनेवर आई एम यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स डायरेक्ट असिस्टेंस, जहां पर उसके टाइमिंग वाइमिंग भी मैं डिजाइन कर रहा हूं उसके संग मिलकर, वो मेरे सुपरविजन में काम कर रहा है, तो दो टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं। एक मैनेजमेंट और एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच में कि देखिए मैनेजमेंट आप इंटरफेयर अब मत करिएगा वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में, क्योंकि वो मेरे सुपरविजन के अंदर काम करेगा। और एक एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के बीच में दैट आईए विल मेंटेन ऑल सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी उसके काम के दौरान मिला होगा। ओके, तो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर एसे व्हाट टॉपिक्स हैव बीन डन, अगर मैं आपको बोलूं क्या क्या टॉपिक्स हमने यहां से किया है, एसे 305, 320 एंड 610, ये तीन टॉपिक्स यहां पर दिखे थे। 305 वाज अ वास्ट टॉपिक, इसमें बेसिकली ऑडिट रिस्क, अगर मैं शॉर्ट में याद दिलाऊं, रॉमम, रैप, ये सब मेन टॉपिक्स है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल लिख लीजिए, जब भी आपको रिवीजन करने का मन करे यू कैन श्योरली फॉलो दिस। ऑडिट रिस्क, रॉमम, रैप, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट भी यहां हमने देखा था, कंट्रोल एनवायरनमेंट का शॉर्ट नोट और उसके जो कमेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। 610 में हमने इंटरनल ऑडिट का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देखा था, ग्रिल बोलकर, याद आ रहा है। आईएफसी देखा था क्राफ्ट बोलकर। आईएफसी एफआर अलग चीज था, और एग्जेम्पशंस कब होता है आईएफसी एफआर के, उसके फिगर्स को भी देखे थे। तो आई एम ट्राइंग टू समराइज द मेन हाइलाइट्स, ताकि आप जब पेजेस बदल रहे हो तो आपको दिख जाए। ये सब हमारा मिस नहीं होना चाहिए, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। एंड एक क्वेश्चन हमने और देखा था, कौन से एरियाज में आई शुड नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर्स वर्क एज डायरेक्ट असिस्टेंस, या इन विच एरियाज आई कैन यूज। तो लुक एट द वर्ड्स। 320 में ना तीन बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैंने करवाया था आपको। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्लास में, याद है? और एक बताइए, कुछ फैक्टर्स वाले क्वेश्चन। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग मटीरियलिटी के लिए क्या क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग बेंचमार्क फॉर मटीरियलिटी, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस है। तो ये मैंने रिवीजन में भी कई बार करवाया था, और इवन आई एम रिपीटिंग इट हियर। तो ये मेरे नोट्स से करोगे आप, पर मेरे नोट्स यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट हुए हुए इन तीन जोन में आपने देखा। 315, इनफैक्ट 610 में सारे इंस्टीट्यूट की मैट के रेलिवेंट पोर्शंस मेरे मैट में भी थे, मैंने डबल एंट्री आपको दिखाया, आपको याद भी आया होगा। एग्जेम्पशन आईएफसी एफआर से कब होता है, प्राइवेट कंपनी विच इज ओपीसी, प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्मॉल कंपनी, एंड प्राइवेट कंपनी जिसकी बोरोइंग्स लेस देन 25 करोड़ एंड टर्नओवर भी लेस देन 50 करोड़ साल भर रही हो, कभी भी क्रॉस नहीं हुआ हो। तो अगर मैं 320 दिखाऊं एक बार आपको, 320, इफ आई शो यू वंस, 320, यस, 320 में देखो फैक्टर्स टू बी, पेज नंबर है ये आपके मेरे बुक का 40, अभी आपके नंबर्स अलग भी हो सकते हैं, जहां भी 320 शुरू हुआ है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटर्मिनिंग मटीरियलिटी, मैं फुल पेज कर रहा हूं, अगर स्टडी करो याद आ जाएगा आपको, मैं बोलूंगा नहीं। अब ऑलरेडी भी जो टेस्ट डिस्कशन था उसमें क्वेश्चन समझाए थे मैंने।
स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन, जो भी यूट्यूब पर भी देख रहा हो. कुछ आइटम इंडिविजुअली मटेरियल नहीं होते हैं, पर मिला के एग्रीगेट इफेक्ट इज मटेरियल. फिर लीगल कंसिडरेशंस पे भी डिपेंड करता है. एक बैंकिंग कंपनी के लिए प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल थिंग. And sometimes the quality of transactions, like related party transactions, are always significant. Managerial remuneration is a significant. Newly acquired business is a significant thing. Some item may be insignificant at present, Roman 6, but later on it may have future significant factor. Sometimes, according to the industry characteristics, some disclosures become significant. Like for a pharmaceutical company, R&D cost disclosures are very significant. तो ये सब सुनते सुनते डेवलप होगा. ये सब वीडियोस को जरूर बेस बना के सेकेंड टाइम भी सुनना, बहुत दिन बाद जब पढ़ रहे हो. पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो इफ यू हैव मिस समथिंग. उसी तरह एक क्वेश्चन और है, फैक्टर्स फॉर चूजिंग बेंचमार्क. आइटम जो यूजर्स का ध्यान ले जाएं, नेचर ऑफ द एंटिटी पे डिपेंड करता है. अब एफएमसीजी में है तो हम प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स को ले लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में एबिटा ले लेते हैं. एनबीएफसी में हो सकता है मैं एसेट्स को बेस बना लूं. If an entity is doing public utilities programs, then total cost को हम benchmark बना लेते हैं कई बार. And if the benchmark used earlier is volatile, then we use a different benchmark. तो इस टाइप से चीजें हैं. या कौन से आइटम से यूजर्स का ध्यान जाता है. इन बैंक्स एडवांसेस कैन बी द बेंचमार्क. इन एफएमसीजी डिस्काउंट अलाउड या डिसअलाउड कैन बी द बेंचमार्क. तो these are factors for deciding the benchmark for materiality. वो था फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी लेवल. दोनों अलग क्वेश्चंस है. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक्सटर्नली दूसरे मोबाइल से. अगर आपके ऐप में तो स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं होता है, बट दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू समराइज एवरीथिंग. ओके, वेरी गुड. उसी तरह व्हाट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. लैंग्वेज देख लो. इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. इट इज सेट टू रिड्यूस टू अ वेरी लो लेवल द प्रोबेबिलिटी. एक क्या चीज की प्रोबेबिलिटी को मुझे लो करना है कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एक्सीड ना हो जाए मटेरियलिटी लेवल एज अ होल से. अंडरस्टूड. सो इट इज सेट एट अ लोअर लेवल देन द ओवरऑल मटेरियलिटी, सो दैट वी डोंट क्रॉस द ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल. इसलिए हम इसको लो रखते हैं. दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स do not exceed the materiality level. This is called as performance materiality. ध्यान से देखिए. जैसे आपके चाचा जी ने बोला था 1000 रुपए के ऊपर की बिल आएगी तो मैं आपका बिल चेक करूंगा, किससे बात करते हो, तो तुम्हें ना 700 रुपए लाने लग गए अपना बिल को. पर चाचा जी ने 700 वाले केस में भी मंगवा लिया. आप ये नहीं बोल सकते चाचा जी लिमिट तो 1000 की थी. वो बोला मुझे पता है कुछ तो छुपा रहे हो मेरे से, तो अनडिटेक्टेड भी है कुछ अनकरेक्टेड भी है, तो मैं अब चेकिंग को और ज्यादा चेकिंग भी कर सकता हूं. तो यूजुअली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी is set at a lower level than the overall materiality. So it's basically we want to keep it lower level so that the probability that इनको जोड़कर हमारा materiality level cross ना हो. तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी यहां पर. चलिए, now this completes chapter number 4 of your ICAI MAT. चेक करो अच्छे से सब कोई. पक्का? Done everyone? अब आने वाले दिनों में मैं आपको एक बार एक चीज चेक कर लेता हूं. जस्ट अ सेकंड. चैप्टर 2 का डिस्कशन करूंगा. चैप्टर 2 शायद नहीं भी करूं, एक बार चेक कर लेता हूं कौन सा. या ऐसे कौन सा भाई 300 ऑडिट प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये सब अभी मैंने आपको जब वो टेस्ट पेपर्स एक चेक करके भेजा था जो आपने देखा नहीं, उसमें किया हुआ था. यस, आई हैव डन ऑल दीज आई हैव डन. तो इसके ऊपर बस मैं एक ही लाइन लिखवाऊंगा जिससे आपका काम भी पूरा हो जाएगा. और इसी में मटेरियलिटी फिर से भी आया है, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना पेज 2.22 में, जो मैंने एक्चुअली उसके संग ही क्लब कर दिया. यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटर्मिनिंग मटेरियलिटी. चेक करो माई एसे 320 बुक. तो इसमें 300 एंड 320 दोनों आ रहे हैं. चेक कर ले रहे हैं पेज घुमा के. यस, वेरी गुड. पीछे के क्वेश्चन आंसर जरूर करने हैं आपको, क्योंकि वहां से भी बहुत रिपीट हो जाते हैं. तो लुक हियर, ये है ऐसे 300 एंड 320
materiality again yes, ऐसे 300 एंड ऐसे 320 दोनों है इसके अंदर. एंड ये आप मेरे नोट्स से करोगे. मैंने जब इसके नोट्स आपको बनाए थे, आपको एक बार अपने बुक को भी दिखा देता हूं. ऐसे बुक I was talking about SA 300. SA 300 बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है इसमें. यस, लुक हियर. तो मैंने बताया था स्ट्रैटेजी में तो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट पता चलता है. प्लान्स में रैप एंड फैप इंक्लूडेड है. एंड प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड रिटन इंस्ट्रक्शंस टू इंप्लीमेंट द ऑडिट प्लान. याद है कि कौन सा आइटम कौन चेक करेगा, वहां रोमम कितना है, हु विल रिव्यू पॉइंट्स क्या थे, ये सब प्रोग्राम में रहता है. वर्किंग पेपर्स आर आल्सो टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स. तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था पता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ऑडिटर व्हेन ही एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी वो रोज के बारे में बात करता है. सो व्हाट इज रोज? द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज. सो व्हाट इज ओ? The reporting objective of that particular audit engagement to plan the nature, timing of audit and the nature of communications required. What is ROSE? S. Significant factors in directing the entire audit team's efforts. कौन से important factors होते हैं जो उसे strategy के समय mind में रखने पड़ते हैं? And what is E? इंगेजमेंट एक्टिविटीज के, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट्स क्या आए हैं. तो अगर कोई पूछे ऑडिट स्ट्रैटेजी, वैसे तो मैंने बोला ऑडिट स्ट्रैटेजी टॉक्स अबाउट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. एसटीडी वो गुलाबों से है ना, एसटीडी में बात करता था, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं इट इंक्लूड्स व्हाट आर द फैक्टर्स, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच ऑडिट engagement, significant factors जिससे पूरी टीम की एफर्ट्स डिजाइन होगी, एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. ये सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है ना, अलग से भी पूछा जाता है एग्जाम में. जिसका मतलब क्या होता है देखो स्क्रीन पर, मटेरियलिटी लेवल, रोमम लेवल, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये सारे चीजें सिग्निफिकेंट फैक्टर्स के अंदर आते हैं जो अभी हमें यहां पर दिख रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पढ़ के देखो प्लीज. Start doing it, everyone. Sure? Okay. फिर हम लोग देखे थे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में इंटीग्रिटी ऑफ केस, की मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, क्या हमारा टीम कॉम्पिटेंट है, क्या हमारा टीम एथिकल रिक्वायरमेंट्स मेंटेन कर रहा है क्या, एंड क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स पिछले ऑडिट में भी आए थे. ये सब को देख करके हम सोचते हैं क्या कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है. ये सब चीज होती है रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे एसटीडी और रोज कि ऑडिट स्ट्रैटेजी हमें एसटीडी बताता है और इसमें फैक्टर्स जो स्टैब्लिश करने के समय देखना पड़ता है रोजेस. इस पर भी क्वेश्चन आता है. अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड. फिर हमने इसी क्लास में देखा था नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कब करेंगे आप, कितने लोग चाहिएंगे, बजट क्या आएगा, कितने का खर्चा है. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो सीन हियर. उसके अलावा ऑडिट प्रोग्राम आर डिटेल रिटन इंस्ट्रक्शंस टू इंप्लीमेंट द ऑडिट प्लान. तो प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के समय क्या स्कोप है हर असाइनमेंट का, क्या स्टेप्स लेना है, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, सब चीज को कोऑर्डिनेट कैसे करना है. रिटन बनाना चाहिए बिकॉज रिटन का वैल्यू ज्यादा होता है. और हर कितना आप अंडरस्टैंड करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स को, ये सब चीजें यहाँ पे सब लिखी हुई थी. कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप डालेंगे, क्योंकि एडवांटेजेस भी होते हैं इन ऑडिट प्रोग्राम के और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो हमें पढ़ते रहना पड़ता है. तो हमने भी पढ़ा था और बुक में भी सेम चीजें लिखी हुई है. तो प्लीज फॉलो माय बुक. तो ये जो चैप्टर है इसमें प्लीज लिख देता हूं माय बुक, क्योंकि मेरा बुक इसी से बना है. सर कैसे दिखाऊं आपको? इधर दिखाता हूं, देखिए खुश हो जाओगे आप. एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटजी, उसे यही सब देखो जो मैंने आपको बताया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट, एवरीथिंग, फैक्टर्स, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, यहीं से टाइप करके हमने बनाया था. तो यू डोंट हैव टू डू मच मोर, यहां पर और कुछ नहीं करना है. पक्का एवरीवन? ऑडिट प्रोग्राम में भी देखो पीरियोडिक रिव्यू, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑडिट प्रोग्राम. फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड. अभी मैंने अपने बुक से भी दिखाया था आपको. लैंग्वेज पेज नंबर कितना है? 2.16. माई बुक ऑल्सो हैव इट इन शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है. फिर ऑडिट प्रोग्राम को
कैसे डिजाइन करना चाहिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सेम मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, तो लिख दो माई बुक. सो इनडायरेक्टली वी हैव आल्सो डन दिस ऐसे 300 एज वेल एज ऐसे 320 जो मटीरियलिटी वाला है मेरे किताब से भी हो चुका है. सो दिस कंप्लीट्स चैप्टर 2, 3, 4 मैंने शायद पहले भेज दिया था. एंड एक दिन मैं चैप्टर 1 करवा रहा था. आई एम जस्ट चेकिंग इट अगेन. Chapter 1. Where is chapter 1 in my book? Yes. Chapter 1 जब मैं करवा रहा था ना, I'll just move on to chapter 1 once. Chapter 1 करते वक्त, जब आप chapter 1 कर रहे थे ना, तो ये independence of auditors बोल के कुछ आता है. In 1.25 my book लिख दो, क्योंकि वहीं से हो गया था, my book से. Independence of auditors. My book लिखा आपने? 2-3 पेज. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, माई बुक, सेकेंड क्लास में हम लोग कर लिए थे ये सब. मेरे बुक में नहीं हुआ है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? क्या बोल रहे हो आप? जरूर हुआ है. नाउ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट लिखो. ऐसे 220 SQC1 माई बुक. ये कौन सा पेज है चैप्टर 1 का? 1.29. 1.29 वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, मतलब बहुत थोड़ा सा लैंग्वेज इसका डिफिकल्ट होता है. ऐसे 220 SQC1 माई बुक. ऐसे 210 माई बुक. ऐसे 210 ऑडिट एंगेजमेंट लेटर माई बुक. ये मेरे किताब से ऑलरेडी हो चुका था. सर तो मॉरल ऑफ द स्टोरी चैप्टर 1 में क्या क्या है? देखो चैप्टर 1 में बहुत कुछ है, बट कौन से अंश आपके मिस नहीं होने चाहिए. चैप्टर 1 जब आप करते हो ना, तो ऐसे 210 भी है इसके अंदर, ऐसे 220 भी है, ऐसे 200 जिसमें बेसिक्स फर्स्ट 2 क्लासेस वो भी यहाँ पर आ जाते हैं. SQC1 ये सब भी यहाँ पर है. ये सब मैंने एक दिन आपको वीडियो भेजा था, इंस्टीट्यूट मैथ चैप्टर 1. तो ये फिर से बस बोल दे रहा हूं, अगर कोई का मिस हुआ वीडियो वो जरूर देख लेना. जैसे अगर मैं आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की मेरी किताब दिखाऊं, आई विल शो यू माय बुक, पेज नंबर, जस्ट अ सेकेंड. ऐसे 220 माय बुक. यस, लुक हियर. इसमें था कि फर्म सारे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज डिजाइन करता है, इंगेजमेंट पार्टनर इंप्लीमेंट करता है फर्म में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज. एमसीक्यू देखो, फर्म डिजाइन करता है, ईपी इंप्लीमेंट करता है. इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले फर्म हैज एन ऑब्लिगेशन टू स्टैब्लिश, डिजाइन, मेंटेन अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑब्लिगेशन. एमसीक्यू. ओके, फर्म को कंप्लाई करना पड़ता है. एंड ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब चीज हो रही हो, कि फर्म इज कंप्लाइंग विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, इशू द राइट ऑडिट रिपोर्ट, करेक्ट ऑडिट रिपोर्ट दे. ये ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, नाउ यहां पर पहला क्वेश्चन, थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर विल बी अलर्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज दैट सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रहे हैं क्या. यानी एथिकल रिक्वायरमेंट का जो कंप्लायंस है वो सिर्फ शुरुआत में नहीं करना है, थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट. एमसीक्यू आ सकता है एट द बिगिनिंग वाला तो है ही, बट थ्रू आउट भी करना पड़ता है. दैट एन अप्रोप्रिएट एक्शंस आर टेकन. अगर ये नहीं किया जाता है तो व्हाट अप्रोप्रिएट एक्शंस वो लेगा. इफ मैटर कम्स टू द ईपीज अटेंशन through the firm's quality system control that members have not complied with ethical requirement, EP will in consultation with others in the firm take the appropriate action. What are the code of ethics which everyone has to follow? ये रहा, integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, professional behavior. यानी ये point क्या बोल रहा है? Throughout the audit, EP will ensure that ethical requirements are complied by all the members of the audit team. और अगर कभी नोटिस में आता है ईपी के कि किसी एक मेंबर ने पालन नहीं किया है तो क्या स्टेप्स लिया जाएगा. ईपी विल इंश्योर दैट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो कंप्लाइड. और जो हमारे नेटवर्क फर्म्स हैं वो भी कोई गलत काम नहीं करें. ईपी विल आल्सो इंश्योर दैट कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अगर है तो हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें वैसे थ्रेट्स को, एंड रिड्यूस करने की कोशिश करें. एंड
ईपी रिपोर्ट भी करेगा फिर रेलिवेंट अथॉरिटी को जहां दरकार हो. ओके सर, उसके बाद now whenever a client is retained, so before accepting the engagement with the new client या before continuing the engagement with the previous client, क्या चीजें हमेशा हमें चेक करनी चाहिए? The auditor should obtain information regarding the following: integrity of the principal owners, key management and TCWG, whether the team is competent. काम ले रहे हो ऑडिट का, क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज है? इतना बड़ा कंपनी, आप क्या उसका ऑडिट कर पाओगे? कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम, क्या उतना टाइम दे पाओगे? उतने रिसोर्सेज हैं? whether the firm and team can comply with ethical requirements and significant matters that have arisen during the current or previous audit engagement, क्या आपको क्या उनके संग रिश्ता वापस रखना चाहिए या इनका रिश्ता आपको लेना चाहिए? तो ये अलग क्वेश्चन है, वेरी फेमस, कि क्या प्रोसीड्यूर्स ऑडिटर को कैरी करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग दैट क्लाइंट. ICSC बोलते हैं, इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस. इतना थ्योरी है ना इसमें, सेकंड थर्ड बार 3 बार नहीं सुनोगे तब तक तो 60 नहीं मिलेगा. 4-5 रिवीजन के बाद ऑडिट में आप 75-80 ला सकते हो. किंजल अजमेरा की तरह 88 आया था उसका. तो ये क्वेश्चन जब आएगा कि क्या पॉइंट्स को देखकर ऑडिटर डिसाइड कर पाएगा कि वेदर ही शुड कंटिन्यू द ओल्ड क्लाइंट और टेक द न्यू असाइनमेंट. ICSC, इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स, की मैनेजमेंट, TCWG. टीम खुद असेस करेगा क्या मैं कॉम्पिटेंट हूं. टीम खुद असेस करेगा क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स का पालन हो रहा है. टीम खुद देखेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अरिजन ड्यूरिंग द प्रीवियस एंगेजमेंट. ये सारी चीजें देखी जाएगी. एंगेजमेंट पार्टनर की क्या ड्यूटी आ रही थी कि वो क्वालिटी कंट्रोल के काम सब मेंटेन हो रहे हैं क्या थ्रू आउट द ऑडिट, इंडिपेंडेंस को कहीं थ्रेट तो नहीं आ रहा है. और क्या देखना पड़ेगा? DSR, सब लोगों का जो DSR होता है वो भी EP करेगा. द DSR डायरेक्शंस इज प्री ऑडिट, वो कुछ डायरेक्शंस देकर भेजता है उनको. सुपरविजन DSR ड्यूरिंग ऑडिट वो सुपरवाइज करता रहेगा चीजों को, यहां पर लिखा हुआ है. DSR बाय EP में आपको डायरेक्शन, सुपरविजन, ये सब पूरा पढ़ना होगा वीडियो पॉज करके. एंड रिव्यू, ओके, कि फर्म के पॉलिसीज को फॉलो करके बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑडिट EP विल रिव्यू द वर्क, कि सारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं ना, जो कंक्लूजन्स हम देने जा रहे हैं, सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए थे ना, जहां कंसल्टेशन की दरकार थी वहां. यस, तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, मैं रिपीट करता हूं. तो एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू कर रहा है. रिव्यू में बहुत कुछ हो रहा है. क्या वर्क स्टैंडर्ड्स के अनुसार हुआ था, लॉ के अनुसार हुआ था ऑडिट, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स आए थे, जहां जहां कंसल्टेशन दूसरे प्रोफेशनल से लेने की दरकार थी क्या हमने लिया था, क्या हमने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क को रिवाइज किया था, क्या जो ऑब्जेक्टिव से हम ये पूरा वर्क कर रहे थे वो अचीव हुआ है. तो ऑल दीज थिंग्स आर डन इन रिव्यू. एक और होता है EQCR रिव्यू. ये बेसिकली लिस्टेड एंटिटीज में ये एंगेजमेंट पार्टनर की ड्यूटी होती है कि एक EQCR रिव्यूअर अपॉइंट हो जाए. और ये EQCR रिव्यू क्या करता है? कुछ मैटर्स वो EP के संग डिस्कस करता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स, प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट को डिस्कस करता है, वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करता है और ओवरऑल जो कंक्लूजन्स आए हैं उनको इवैल्यूएट करता है. तो दैट इज समथिंग डिफरेंट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यहीं पर हमने और भी कुछ पढ़ा था, दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर कभी आ जाता है, देन हाउ दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज रिजॉल्व्ड, ये भी लिखा हुआ था. एंड ये 2 क्वेश्चंस बहुत फेमस हैं, फुल पेज करिए. ये दोनों क्वेश्चंस मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं. जैसे कमेंट, वर्क परफॉर्म बाय ईच असिस्टेंट नीड्स टू बी रिव्यूड बाय अ पर्सनल ऑफ एट लीस्ट इक्वल कंपीटेंस. फॉल्स है. एक असिस्टेंट कोई अगर काम करता है तो it has to be reviewed by more experienced team member. Remember this line. और रिव्यू में क्या क्या होता है फिर वो वापस से आ गया जो भी हम लोग पढ़े थे. ओके, तो इसको मेहनत करके डेवलप करना होगा. और एक क्वेश्चन कि विदाउट रिव्यूइंग हमने असिस्टेंट के काम को रिव्यू ही नहीं किया, तो इसमें भी बेसिकली फिर से रिव्यू के बारे में बताना पड़ेगा. ऐसे 220 में EP की जिम्मेदारी होती है कि वो रिव्यू को अप्लाई करे, रिव्यू प्रोसीड्यूर्स को. और विदाउट रिव्यूइंग इफ यू आर फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. आप असिस्टेंट्स के काम पे रिलाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एडिक्वेट स्किल एंड केयर इज एक्सरसाइज. ही शुड डायरेक्टली सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क डेलीगेटेड टू असिस्टेंट्स. तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा.
उसके अलावा इसी चैप्टर में एक फेमस क्वेश्चन और है, लेआउट वंस। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ आवाज शायद चली गई थी, तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने के पहले क्या फैक्टर्स मुझे कंसिडर करना चाहिए पुराने क्लाइंट को कंटिन्यू करने के पहले। ये जिस पेज में मेरे बुक में 139 दिखा रहा है अभी, तो हो सकता 4-5 आगे पीछे हो जाए। ICSC बोलते हैं ये फैक्टर्स को, इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ओनर्स, TCWG, कॉम्पिटेंट है ना वो टीम, कम से कम जो काम करने जा रहा है उतने लोग हैं ना, उतना टाइम वो दे पाएगा ना। S, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो पहले भी अराइज हुआ है और करंट पीरियड में भी अराइज हो रहा है अभी, एंड रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स वो फर्म और टीम कंप्लाई कर पाएगी ना। इन चीजों को कंसिडर करके ही मुझे नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या पुराने को कंटिन्यू करना चाहिए। सो दिस इज ऑल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मुझे यहां पर एक अनकॉमन क्वेश्चन और दिखाई देता है कई बार। यस, EQCR जो आएगा ना लिस्टेड एंटिटीज में, वो ये इन चीजों का भी ध्यान रखेगा। हील बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट के लिए कुछ जो फैक्टर्स अभी मैंने बोला। एंड EP को कई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी EP की होती है, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट essay 220 पार्ट, जो मुझे चैप्टर 1 के दौरान रिवाइज कराना था। और हर चैप्टर के एंड में जो पीछे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं वो तुम जरूर से रिवाइज करोगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी चैप्टर 1, 2, 3, 4 आज ही करोगे क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले के आंसर्स पीछे कैसे लिखे गए, बिकॉज जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन आता है वो पूरा बुक के पीछे से 99% रिपीट होता है। सो यू मस्ट वर्क अपॉन दैट। ओके, थैंक यू सो मच।